आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। जैसा कि यहाँ पर मेंशन, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। जैसा कि अब आपको पता ही है कि मेरा नाम दुष्यंत है। मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी मास्टर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में कंप्लीट की है। एम एन यू जी सी नेट क्वालिफाइड। ऑल्सो मुझे 6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और इस 6 साल के टाइम पीरियड में मैंने 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब तक गाइड किया है। तो चलिए शुरू। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये समझना है कि पावर वर्ड है, जो ये पावर टर्म है मेंशन्ड है, इस टर्म से क्या रेफरेंस है। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना पड़ा। अब बाहर जाना पड़ा तो आपके सिबलिंग, यंगर सिबलिंग को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। अब ना दो केस इमेजिन करते हैं, केस 1 एंड केस 2। अब मान लीजिए कि केस 1 में आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई तेरा सिबलिंग तुम्हें परेशान करें, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई तंग करे, रोए, तुम्हें मारे, तुम कुछ नहीं कह सकते। और दूसरा केस ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये कह गए कि भाई वो हल्का सा तंग करे तो उसको स्कोल्ड कर दियो, डांट दियो, ज़्यादा तंग करे तो उसको एक थप्पड़ लगा दियो, और ज़्यादा तंग करे तो तुम्हें 10 रुपए दे गए और तुम्हें कहा कि उसको 10 रुपए की चीज़ ले। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि दोनों में से किस केस में आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो किस केस में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आई गेस आप सभी का आंसर केस 2 ही होगा। एग्जैक्टली क्योंकि हमें ये पता है कि केस 2 में हमें अथॉरिटी दी गई थी। क्या अथॉरिटी? डिसीजन लेने की अथॉरिटी। तो यही पावर है इस चैप्टर में। पावर इज नथिंग। इसी कंसेप्ट को हम डीपर डिग करेंगे इस वीडियो में या इस लेक्चर में। आपको पता चलेगा कि जो सिविक्स की बुक में पावर शेयरिंग चैप्टर है उसमें पावर क्या है, कैसे शेयर की जाती है, और दो चैप्टर के एग्जाम्पल से, या मैं कहूँ दो चैप्टर की केस स्टडीज से हम समझेंगे कि पावर कैसे शेयर की जाती है। अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सब एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो जो नोट्स, जो जो पॉइंट्स मैं मेंशन करूं, आप साथ साथ उसको नोट डाउन करते जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें बेल्जियम के बारे में क्या समझना है। अब बेल्जियम के बारे में हमें तीन चीज़ें देखनी है। पहला, उसकी लोकेशन और उसके नेबर्स। दूसरा, बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बेल्जियम का कॉन्फ्लिक्ट क्या था और कैसे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। लेट अस अंडरस्टैंड। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री। अगर आप यूरोप वर्ल्ड के फिजिकल मैप पर जाएंगे तो शायद आपको बेल्जियम दिखे भी ना। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टेट ऑफ हरियाणा, बोथ इन द टर्म्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन। अब इसके मैं नेबर्स की बात करूं तो आपको चार कंट्रीज का नाम याद रखना है जिसके बॉर्डर्स बेल्जियम से टच होते हैं, एंड दे आर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। दिस ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज। और ये क्वेश्चन बोर्ड में प्रीवियसली काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बोथ इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री है जो बेल्जियम के साथ बॉर्डर टच करती है। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन आता है, वो है कि बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। लेट अंडरस्टैंड दिस नाउ। बट एथनिक कॉम्पोजिशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एथनिक वर्ड क्या है। व्हाट डज एथनिसिटी और एथनिक वर्ड स्टैंड फॉर। एथनिसिटी या एथनिक वर्ड का मतलब ये है गाइस
ethnic refers to those group of people या ethnicity refers to that group of people जिनका एक शेयर्ड कल्चर हो। यानी कि इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने दो ग्रुप्स देखे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 लोग हैं, ग्रुप बी में भी 3। अब ये जो 3 लोग हैं ना अलग अलग ग्रुप के, इन तीनों में तो आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। हो सकता है वो सिमिलैरिटी रिलीजन की हो सकता है वो सिमिलैरिटी नेशनैलिटी की हो, कुछ भी सिमिलैरिटी हो सकती है। और ये जो बी ग्रुप के 3 लोग हैं, इनमें भी कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी आपस में। बट ए ग्रुप के लोग बी ग्रुप के लोगों से अलग होंगे, बिकॉज ए अपने आप में एक एथनिसिटी है और बी अपने आप में एक एथनिसिटी। तो अब हम ये समझते हैं कि बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थी। बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सी कम्युनिटी वहाँ मेजोरिटी में थी एंड कौन सी कम्युनिटी वहाँ पर माइनॉरिटी में। अगर बेल्जियम की बात की जाए तो जो डच स्पीकिंग पीपल थे, डच स्पीकिंग, अब हम ये जो श्रीलंका और बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन देख रहे हैं वो हम लिंगुअल टर्म्स में देख रहे हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज की टर्म्स में देख रहे हैं। ठीक है गाइस, मेजोरिटी में डच थे अबाउट 59% एंड दे यूज टू लिव इन द फ्लेमिश रीजन। जब आप एनसीईआरटी में बेल्जियम का मैप उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर रेड और येलो कलर से डिस्टिंग्विश कर रखा है फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलती है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। दो कम्युनिटीज माइनॉरिटी में थी, नंबर 1 इज फ्रेंच एंड नंबर 2 इज जर्मन्स। ये जो फ्रेंच थे दे वर अप्रोक्सीमेटली 40%, और जर्मन सब आप आई थिंक आप गेस कर ही लेंगे कि दे वर ओनली 1%। जो ये फ्रेंच थे दे यूज टू लिव इन द वेलोनिया रीजन, और ये जो जर्मन्स थे दे वर स्प्रेड ऑल अराउंड द बेल्जियम। तो अगर आपसे बोर्ड 2 मार्क्स में बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन पूछ लेता है सब्जेक्टिव में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 2 पॉइंट्स का आंसर बताना है कि सर जो डच थे वो 59% थे, दे यूज टू लिव इन द फ्लेमिश रीजन। जो फ्रेंच थे वो 40% थे, दे यूज टू लिव इन द वेलोनिया रीजन। एंड जो जर्मन्स थे दे वर ओनली 1% एंड दे वर स्प्रेड ऑल अराउंड द कंट्री। तो अब समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक ही चीज का कॉन्फ्लिक्ट था, और कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कम्युनिटीज में था। माइंड यू, जर्मन जो थे दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट था डच स्पीकिंग पीपल वर्सेस फ्रेंच स्पीकिंग। अच्छा गाइज, एक चीज मैं बताना भूल गया कि हमको एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की कैपिटल सिटी की भी याद रखनी है। कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल का नाम था ब्रुसल्स। था क्या, है अभी भी है, ब्रुसल्स। अब ब्रुसल्स में जो कॉम्पोजिशन थी ना वो एग्जैक्टली अपोजिट थी, वाइसे वर्सा थी। जो जर्मन्स थे वो तो माइनॉरिटी में थे, और जो फ्रेंच थे वो मेजोरिटी में थे। फ्रेंच यहाँ पर 80% थे और जर्मन्स यहाँ पर सिर्फ 20%। चलिए दोबारा से वापस आते हैं कन्फ्लिक्ट पे। अब डच और फ्रेंच के बीच में कन्फ्लिक्ट क्या था वो समझने की कोशिश करते हैं। जो ये डच थे ना, ये थे तो मेजोरिटी में, और ये जो फ्रेंच थे ये थे माइनॉरिटी में, अगर आप ऑल ओवर कंट्री का सिनेरियो देख। बट बेटा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी, जो डच थे उनको एजुकेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल ये राइट्स बहुत लेट मिले, और पॉलिटिकल ये राइट्स बहुत लेट मिले एज कंपेयर टू फ्रेंच। अब डच ने कहा भी हम मेजोरिटी में हैं, फिर भी हम लैग करते हैं फ्रेंच के पीछे, है ना, तो दिस इज नॉट फेयर। अब हमको भी इक्वालिटी चाहिए।
तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन कैसे किया वो हमें समझना है। वहीं से आपका 5 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर का पहला 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम इक्वेलिटी एस्टेब्लिश करेंगे, बट एस्टेब्लिश इक्वेलिटी उनको वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस करने थे। अगर आपने 9th की सोशल साइंस अच्छे से पढ़ी है तो किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम इज मेजरली ड्रिवन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। आई गेस आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब अगर हमें ये समझना है कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस किए गए तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस किए गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा तभी तो किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम कोई भी चेंज करते हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म, हम उसको एडिटिंग नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट 4 अमेंडमेंट बेल्जियम की गवर्नमेंट ने की। अब ये 4 अमेंडमेंट एक ही बार में नहीं की गई। दीज अमेंडमेंट्स वर स्प्रेड द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, 1970 से लेकर 1993 तक 23 ईयर्स लगे बेल्जियम की गवर्नमेंट को ये मॉडल तैयार करने में। एक एक करके एक एक अमेंडमेंट हुई, तब जाकर इक्वेलिटी एस्टेब्लिश, या मैं कहूँ कि डच कम्युनिटी को सेटिस्फाई किया गया किसी तरह से। अब हमें ये 4 अमेंडमेंट समझनी है कि 4 अमेंडमेंट्स क्या थी। देखिए, सबसे पहली अमेंडमेंट ये की गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अब क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो बेल्जियम है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ये हम समझेंगे कि लेवल्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि एक सेंटर पे लेवल है, एक स्टेट लेवल है। तो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी, अब किया ये गया कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, आपको याद होगा कि एक हेड होता है किसी भी कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव होता है, और एग्जीक्यूटिव अपने आप काम नहीं करता है, एग्जीक्यूटिव वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कहा गया कि जो मिनिस्टर्स होंगे ना सेंट्रल लेवल पे, इसमें जो नंबर होगा दैट विल बी इक्वल। इसका मतलब क्या है कि हाफ मिनिस्टर्स तो डच के होंगे और हाफ मिनिस्टर्स ही फ्रेंच होंगे। अब हुआ क्या, अभी हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो कि भाई मेजोरिटी में तो डच थे कंट्री में, लेकिन यहाँ पे तो हमने उनको 50% की रिजर्वेशन दी, जबकि वो तो 59% थे। तो डच ने ये कहा कि अगर नेशनल लेवल पर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, डच कम्युनिटी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो सिमिलर अरेंजमेंट वहां पर भी किया जाना चाहिए जहां पर फ्रेंच कम्युनिटी मेजोरिटी में है। यानी कि जो ब्रुसेल्स सिटी थी उसके लिए भी एक गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ब्रुसेल्स, और वहां पर भी सेम अरेंजमेंट किया गया। वहां पर भी मिनिस्टर्स का नंबर हाफ डच थे और हाफ ही फ्रेंच थे। तो हमें ये समझना होगा कि नेशनल लेवल पर डच ने कॉम्प्रोमाइज किया, और सिमिलरली स्टेट लेवल पर जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट बनी वहां पर फ्रेंच ने कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है जी। अब तीसरी अमेंडमेंट क्या हुई? तीसरी अमेंडमेंट ये हुई कि एक यूं कह लो कि एक तरह का इन्वेंशन था ये बेल्जियम का, एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये समझते हैं क्या है। क्योंकि बिकॉज ये जो 3 कम्युनिटीज हैं, डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स, दीज ऑल आर थ्री डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज। ये 3 अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज हैं, तो इनका जो कल्चर है वो अलग है, इनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, और इनका जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे को, एक चाइल्ड को जो बेसिक एजुकेशन है उसकी मदर टंग में दी जानी चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम भी डिफरेंट है। तो इसीलिए ये जो 3 सब्जेक्ट्स थे ना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स बेटा, ये याद रखने हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है ये भी। कल्चर,
लैंग्वेज एंड एजुकेशन, ये तीनों ही सब्जेक्ट किसको ट्रांसफर कर दिए गए? कम्युनिटी को। ये थी क्या कम्युनिटी को? ऐसा कहा गया कि डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स, ये तीन कम्युनिटीज चाहे ब्रुसेल्स में रहती हो इसमें से कोई, या कहीं और रहता हो, किसी भी पार्ट में रहता हो, हर कम्युनिटी अपने अपने गवर्नमेंट के लिए, अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए अलग से वोट करेगी। यानी कि तीन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, एक कम्युनिटी डच की, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच की, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जर्मन्स की। और उन कम्युनिटी गवर्नमेंट्स के पास तीन सब्जेक्ट होंगे, एक कल्चर, एक लैंग्वेज और एक एजुकेशन। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आगे चलते हैं। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या की गई कि भाई हमने क्या किया, एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट बना दी, एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट बना दी और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। थ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई हमारे पास। बट ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, इसके पास कोई पावर तो नहीं थी। याद करो, सेम चीज जैसे आपके पास पावर नहीं थी केस 1 में। अब अगर इसको इफेक्टिव बनाना है, अगर हम ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से ब्रुसेल्स में रहने वाले लोगों का ध्यान रखे, तो हमको इसको पावर देना तो जरूरी था। अदरवाइज तो ये एक टूथलेस टाइगर बन जाती कि भाई नाम नाम की गवर्नमेंट बन जाती, काम कुछ कर ना पाती। तो हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को, ब्रुसेल्स की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर ली और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी। तो इससे हुआ क्या, अब कुछ पावर सेंटर के पास बच गई, कुछ पावर स्टेट के पास और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। तो तीन पावर हैं ही सही। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि कौन कौन सी तीन पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थी। इस तरीके से जो ये कन्फ्लिक्ट था दो कम्युनिटीज के बीच में, इसको रिजोल्व किया गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक में से, बेल्जियम के पूरे टॉपिक में से आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका जो बनेगा वो बनेगा बेल्जियम की लोकेशन पे, कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बेल्जियम के साथ बॉर्डर टच करती हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन में, जिसमें आपको बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन भी मेंशन करनी है और साथ ही आपको ब्रुसेल्स की कॉम्पोजिशन भी मेंशन करनी है। और थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा वो 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, कि बताइए बेल्जियम में क्या कन्फ्लिक्ट था और किस तरीके से वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया गया। तो आपको बताना है कि 4 अमेंडमेंट्स के थ्रू ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया गया। आई होप यहाँ तक सभी को सब कुछ समझ आया। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ वो भी बताएं। नेक्स्ट टॉपिक, आगे का टॉपिक हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।